जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों का बहिष्कार किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन का किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन है जिन एंकरों का बहिष्कार किया है वह पूरे चैनल का नहीं है। यह बहिष्कार सिर्फ उन एंकरों का है और उन कार्यक्रमों का है, यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता उन चैनलों के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने जिन एंकरों का बहिष्कार किया है कुछ कारण स्पष्ट होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन द्वारा इन 14 एंकरों के बहिष्कार के पीछे यह कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी थी। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया, कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। जैसा कि दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता के इस पेशे में अब कोई नियम और कानून नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों उसकी बुनियाद ही पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है, बदल दी गई है। अब तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दलदल बचा है। दोस्तों आप सभी ने एक बात तो नोट की होगी कि जब यह लिस्ट आई है तो इन एंकरों ने अपना बचाव उन्हीं पत्रकारिता के उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं किया। जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे, आज वही पत्रकारिता पर हमले का रोना रो रहे हैं। दोस्तों ऐसे कई उदाहरण हैं कि 2014 के बाद से जब से प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन एंकरों और इनके चैनलों ने हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया। अब दोस्तों सवाल यह उठता है, क्या इंडिया गठबंधन को नफरत वाले एंकरों और उनके कार्यक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था? तो जब चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताइए क्या उन्हें क्या करना चाहिए था? क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इंडिया गठबंधन के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि इस फैसले को लेकर कुछ लोगों द्वारा तो अच्छा बताया जा रहा है तो कुछ लोगों द्वारा बुरा भी बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वही सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इन गोदी मीडिया वालों को खुला छोड़ दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों हर कोई जानता है कि 2014 के बाद से भारत देश की पत्रकारिता नष्ट हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों एक बात तो है कि इन चैनलों पर ज्यादातर मोदी मोदी ही चलता रहता है। अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी खबरें ज्यादा दिखानी पड़ेंगी तो दिखाइए, लेकिन खबरों के साथ साथ कभी मोदी से सवाल भी नहीं पूछा जाता है। क्योंकि जब भी जनता कुछ भी पूछना चाहती है तो बस इन चैनलों पर ज्यादातर एंटी मुस्लिम डिबेट ही चलता रहता है। वैसे तो पत्रकारिता का धर्म तो निभा नहीं सके, वह अपने चैनलों पर धर्म की रक्षा के नाम पर अपनी पत्रकारिता को कुचलते रहे और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाते रहे। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब दोस्तों यह फैसला तो आप सभी को करना है कि जिस प्रकार हमारे देश में 2 तरह की मीडिया हो चुकी हैं, तो आपको किस टाइप की मीडिया चाहिए? क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन ने यह फैसला अचानक नहीं लिया है, क्योंकि विपक्ष ने इन एंकरों को, चैनलों को 10 साल का समय दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर यह फैसला विपक्ष का 2014 में आया होता तब हम कह सकते थे कि विपक्ष ने सोचा समझा नहीं, क्योंकि 10 साल इनको देखने और आजमाने के बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के इस फैसले की आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकारें इन्हीं चैनलों को विज्ञापन दिए जा रही हैं, जिसकी दम पर यह नफरत फैला रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि किसी भी एक एंकर के शो में नहीं जाने से क्या होगा। दोषी तो चैनल हैं और उनके मालिक हैं, उनके नाम लिए जाने चाहिए थे। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, उन चैनलों ने अपने एंकर और उनके कार्यक्रमों के बारे में कैसे बचाव किया है कि उनके शो में नफरत की बातें नहीं होती। अब दोस्तों मैं आप सभी को एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उन 14 एंकरों की लिस्ट में एक नाम है अमन चोपड़ा का, जहां टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए ही हो रही है, नफरत के लिए नहीं हो रही है। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। यह दोस्तों ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर सहित 3 मुसलमानों को गोली मार दी थी। जब पत्रकार राहुल देव ने इनको टोका और याद दिलाया कि फाइनल सॉल्यूशन की बात जर्मनी में की गई थी, तब भी अमन चोपड़ा अपनी बात पर टिके रहे। परमानेंट इलाज से उनका इरादा यही है कि जिसकी बात राहुल देव कर रहे थे। अब दोस्तों आप ही बताइए, क्या ऐसे एंकरों के शो में विपक्ष को जाना चाहिए कि नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पॉइंट के साथ, जय हिंद।